हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे 22 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। यहां पर देखा जाए तो प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हम लोग वीडियो क्लास पे चर्चा करते हैं जो डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर होते हैं उन पे। और आज 22 मई 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन सब पे हम लोग अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स का फैक्ट तो मिलता ही है, साथ साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मिलते हैं जिनको आप वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह अपनी परीक्षाओं में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी खबरें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूज़पेपर में रही हैं, उन खबरों पे विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली खबर क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय मूल के सूर्य मिधा बने दुनिया के सबसे युवा अरबपति। ठीक है, भारतीय मूल के सूर्य मिधा बने दुनिया के सबसे युवा अरबपति। चर्चा करें, यहाँ पर देखा जाए खबर क्या है, भारतीय मूल के सूर्य मिधा ने 22 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे युवा अरबपति बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के 23 वर्ष की उम्र में जो रिकॉर्ड बनाया था मार्क जुकरबर्ग ने, उसको तोड़ दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दुनिया के सबसे युवा अरबपति कौन बने हैं, और ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये मार्क जुकरबर्ग वाला सवाल आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, सवाल ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो सूर्य मिधा नाम याद रखिएगा। देखा जाए तो उनकी एआई आधारित स्टार्टअप कंपनी है, क्या नाम है इसका, मार्कर नाम है। ठीक, यहां पर देखा जाए इन कंपनी का नाम याद रखिएगा। कुल इनका मूल्यांकन लगभग कितना है, 83,000 करोड़ रुपए आका गया है। सूर्य मिधा निजी संपत्ति लगभग 18,000 करोड़ रुपए बताई गई है। वर्तमान में कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित सूर्य के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में छोड़कर एआई स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित किया था। यहां पर देखा जाए वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर एआई की बढ़ती मांग के कारण कंपनी का राजस्व कुछ ही महीनों में $500 मिलियन तक पहुंच गया। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए एआई स्टार्टअप स्टार्ट किया था सूर्य मिधा ने, और उसी एआई स्टार्टअप के चलते सूर्य मिधा देखा जाए तो दुनिया के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं। अगली खबर पर चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा, तो बिहार रहा। जो लोग 72वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर से संबंधित सवाल। देखा जाए तो ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में बिहार को ग्रामीण स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं खुले में शौच मुक्त व्यवस्था यानी कि जो ओडीएफ होता है उसे बनाए रखने के लिए, ठीक, पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। यहां पर देखा जाए केंद्र सरकार की रिपोर्ट में भागलपुर एवं सुपौल को पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिले का स्थान भी प्राप्त हुआ है। यहां पर देखिए पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा दूसरे स्थान पर, झारखंड तीसरे स्थान पर और पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर रहा। सर्वेक्षण में घर घर शौचालय उपयोग, कचरा संग्रहण व्यवस्था तथा पंचायत स्तर पर स्वच्छता समितियों की सक्रियता को प्रमुख मानक माना गया है। महिलाओं की भागीदारी, स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान तथा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम में बिहार को देखा जाए तो सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां पर बात करें ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार नाली निर्माण, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों को मिशन मोड पर लागू किया गया था, और इन्हीं कारणों से देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्र में जो बिहार है ये नंबर 1 राज्य बन गया है। अब यहाँ पर देखा जाए क्षेत्रवार कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। क्षेत्रवार सर्वश्रेष्ठ जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो मध्य क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र में तो आपको बताया गया यहाँ पर भागलपुर और सुपौल जो थे ये पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले घोषित किए गए थे। अब यहाँ पर देख लेते हैं मध्य क्षेत्र की बात करें, मध्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा रहा, तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी रहा। मध्य क्षेत्र में यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखा जाए पूर्वी क्षेत्र में सबसे टॉप कौन रहा, भागलपुर रहा। बिहार का भागलपुर शीर्ष स्थान प्राप्त किया पूर्वी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में कौन सा, रोहतक हरियाणा का, ठीक है, रोहतक जिला हरियाणा ये सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया। वहीं पर उत्तर पूर्व क्षेत्र में देखा जाए तो चुमो केदिमा ये कहाँ का है, नागालैंड का है, इसने पहला स्थान हासिल किया। और वहीं पर जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर देखा जाए सतारा महाराष्ट्र, और दक्षिणी क्षेत्र में करीमनगर जो तेलंगाना का है इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं तो यहां पर देखा जाए दादर और नागर हवेली जो था इसने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया। ठीक है, तो ये रहा कुछ क्षेत्रवार आंकड़ा, ये क्षेत्रवार प्रस्तुति आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य क्षेत्र में वाराणसी उत्तर प्रदेश की ओर से देखा जाए टॉप पर रहा। वहीं पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए भागलपुर टॉप पर रहा। ठीक, उत्तरी क्षेत्र में रोहतक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चुम्मो केदिमा, उसके साथ पश्चिमी क्षेत्र में सतारा, और दक्षिणी क्षेत्र में देखा जाए करीमनगर। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। यहां पर देखा जाए जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट होती थी उसमें बाजार पूंजीकरण के आधार पर जो दुनिया की टॉप 100 कंपनीज होती थी उनकी सूची जारी की जाती थी। इस बार क्या हुआ है कि वैश्विक शीर्ष 100 मूल्यवान कंपनियों की सूची से भारत की कंपनियां बाहर हो गई हैं। ठीक है, और इसका देखा जाए मुख्य कारण क्या है, जो बढ़ते जो वैश्विक संकट है, खाड़ी तनाव है, उन सब के बीच में देखा जाए ये असर
भारतीय कंपनियों पर पड़ा है और कंपनियां जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी की जाती है वैश्विक शीर्ष 100 मूल्यवान कंपनियों की उस सूची से बाहर हो गया है। चर्चा करते हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया की शीर्ष 100 मूल्यवान कंपनियों की वर्तमान में कोई भी भारतीय कंपनी शामिल नहीं है। वैश्विक बाजार पर दबाव का प्रमुख कारणों में देखा जाए पश्चिमी एशिया तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, रुपए पर दबाव एवं विदेशी निवेशकों की यहां पर देखा जाए बिकवाली शामिल है। चर्चा करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 2025 में 57वें स्थान पर था ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर, अब देखा जाए 2026 में, ठीक, 2026 में ये किस स्थान पर पहुंच गया, तो 173वें स्थान पर पहुंच गया है। यहां पर देखा जाए इन्फोसिस की रैंकिंग 2025 में 198 थी, ये घटकर कितनी हो गई है, 590 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं एवं पूंजी निकासी की भारतीय शेयर बाजार पर व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है वर्तमान में। ठीक है, अगली खबर क्या है, भारत इटली संबंधों को मिला विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा। यहां पर देखा जाए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है जो भारत और इटली के संबंध है। चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में देखा जाए रोम इटली पहुंचे थे। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। इसी दौरान चर्चा करें तो दोनों देशों ने वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी कि जो भारत और इटली का द्विपक्षीय व्यापार है ये कितना निर्धारित किया गया है, 20 अरब यूरो निर्धारित किया गया कि 2029 तक पहुंचाना है। चर्चा करें, सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में एआई, अंतरिक्ष, नई तकनीकी, व्यापार, निवेश और रक्षा क्षेत्र सम्मिलित है। यहां पर देखा जाए रक्षा औद्योगिक रोडमैप के तहत हेलीकॉप्टर एवं नौसैनिक हथियारों सहित सैन्य उपकरणों की संयुक्त उत्पादन पर सहमति बनी है। यानी कि इटली और भारत दोनों मिलकर रक्षा औद्योगिक रोडमैप के तहत देखा जाए हेलीकॉप्टर, नौसैनिक हथियारों का निर्माण करेंगे। यहां पर देखा जाए दोनों देशों ने भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने और दुर्लभ खनिज, कृषि एवं समुद्री परिवहन सहित 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, वर्ष 2025 में भारत इटली द्विपक्षीय व्यापार कितना है, तो ये 14.25 अरब यूरो रहा है, जो वर्ष 2024 की तुलना में 9.24% अधिक रहा। और यहां पर कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया, 20 अरब यूरो निर्धारित किया गया कि 2029 तक इसको 20 अरब यूरो कर देना है। अगली खबर देखते हैं क्या है, भारत में शुरू होगा दुनिया का पहला बारिश आधारित कारोबारी सूचकांक। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए दुनिया का पहला बारिश आधारित कारोबारी सूचकांक किस देश में शुरू किया जाएगा, तो ये भारत में शुरू होगा। कब शुरू होगा ये देखते हैं। भारत में दुनिया का पहला बारिश आधारित कारोबारी सूचकांक रेन मुंबई रेनफॉल इंडेक्स 29 मई 2026 से शुरू किया जाएगा। देखा जाए तो यह पहल नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के द्वारा शुरू की जाएगी। किसके द्वारा, एनसीडीएक्स के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाएगा। किसके द्वारा, एनसीडीएक्स के द्वारा, यानी कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के द्वारा कारोबारी सूचकांक पहला स्टार्ट किया जाएगा। दुनिया पे मौसम आधारित होगा, यानी कि बारिश आधारित होगा। देखा जाए सूचकांक का आधार जून से सितंबर के बीच होने वाली सामान्य वर्षा की औसत मानक रखा गया है। यहां पर बात करें, कारोबारी सौदे बारिश के अनुमान पर आधारित होंगे, जिसमें कम वर्षा की संभावना पर अनुबंध बेचे जाएंगे और अधिक वर्षा की उम्मीद में खरीदे जाएंगे। यहां पर देखा जाए माह के अंत में, ठीक है, माह के अंतिम दिन भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी वर्षा आंकड़ों के आधार पर लाभ हानि का निर्धारण भी किया जाएगा। ठीक है, और यह पहल कृषि, मौसम जोखिम प्रबंधन तथा मानसून आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सहायक मानी जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं सूर्यास्त। यहां पर सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक, सूर्य अस्त्र, इसको सूर्य अस्त्र भी कह सकते हैं, सूर्यास्त्र। ठीक है, देखा जाए भारत ने आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को मजबूत करते हुए सूर्यास्त्र लंबी दूरी की रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर रेंज स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा जो सूर्यास्त्र था ये क्या है बेसिकली, तो ये लंबी दूरी का रॉकेट सिस्टम है और इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया है, चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। बात करें तो यह परीक्षण निजी रक्षा कंपनी नीबे लिमिटेड के द्वारा भारतीय सेना के खरीद आदेश के तहत 18 से 19 मई 2026 को किया गया था। ठीक है, तो इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, नीबे लिमिटेड, इसी के द्वारा बनाया गया है और ये टेस्ट इसी के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षण में 150 किलोमीटर एवं 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाले रॉकेटों ने लक्ष्य पर सटीक प्रहार कर अपनी क्षमता सिद्ध की। यहां पर बात करें 150 किलोमीटर रेंज वाली रॉकेट 1.5 मीटर तथा 300 किलोमीटर संस्करण ने 2 मीटर का सर्कुलर एयर प्रोबेबिलिटी यानी कि सीईपी का दर्जा प्राप्त किया। यहां पर बात करें कम सीईपी रॉकेट प्रणाली को अत्यधिक सटीक मारक क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, देखा जाए तो सूर्यास्त्र को इजराइल की पल्स तकनीकी के भारतीय संस्करण के रूप में विकसित किया गया है। यानी कि जो इजराइल की पल्स तकनीकी है ना, उसी तकनीक को देखा जाए तो कॉपी किया गया
और जो भारतीय संस्करण तैयार किया गया उसको नाम क्या दिया गया, सूर्यास्त्र नाम दिया गया है। तो ये नाम आपको याद रखना है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल को देखा जाए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी सम्मान प्रदान किया गया है। आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल को प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी के द्वारा विज्ञान और शोध क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए प्रोफेसर अग्रवाल को गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान में उत्कृष्ट शोध, नवाचार एवं वैज्ञानिक योगदान के लिए चुना गया है। ठीक है, उन्होंने प्राइमलिटी टेस्टिंग एल्गोरिदम सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर शोध कार्य कर अपनी वैश्विक पहचान प्राप्त की थी। ठीक है, देखा जाए रॉयल सोसाइटी विश्व की सबसे पुरानी एवं प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक मानी जाती है और उसकी तरफ से फेलो पाना मतलब पूरे विश्व में नाम हो जाना। तो यहां पर देखा जाए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी सम्मान किसको दिया गया, प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल को दिया गया है। और इनका संबंध किस संस्थान से जरूर जाने रहिएगा, आईआईटी कानपुर के ये निदेशक है। और ये पॉइंट आपके अवार्ड के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में देखा जाए तो ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, चूंकि ये कानपुर के हैं तो इनका मतलब कानपुर आईआईटी कानपुर के निदेशक है, तो इस वजह से देखा जाए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ताइवान ट्रैवलॉग ने जीता इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026। यूपीपीसीएस 2025 प्री सवाल पूछा गया था आपसे कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से सवाल पूछा गया था। वहां पर देखा जाए ये जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इवन 2025 में ही नहीं, इससे पूर्व भी यूपीपीसीएस में सवाल पूछा जा चुका है। बीपीएससी में आई थिंक जो 64वीं बीपीएससी हुई थी वहां पर भी सवाल पूछा गया था इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। और यहां पर देखा जाए किसको दिया गया है, तो ताइवानी लेखिका है, इनका नाम क्या है, यांग सुआंग जी। ठीक है, यांग सुआंग जी, ये नाम याद रखिएगा, यांग सुआंग जी। इनकी पुस्तक है ताइवान ट्रैवलॉग को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। यहां पर बात कर लेते हैं तो इस उपन्यास का मंदारिन चीनी भाषा में से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, लिन किंग के द्वारा किया गया है। ठीक है, और यूपीपीसीएस 2025 में जो सवाल पूछा था वहां पर यही पूछा था कि जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है किसको प्रदान किया गया। ठीक, तो हार्ट लैम्प पुस्तक जो थी उसके लिए प्रदान किया गया था बानू मुश्ताक। और उनके साथ में देखा जाए तो जिसने उसको ट्रांसलेट किया था, ठीक, जिसने उसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया था वो कन्नड़ में, बेसिकली जो किताब लिखी गई थी हार्ट लैम्प वो कन्नड़ में थी और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था, तो दोनों लोगों को पुरस्कार मिला था। उसी प्रकार से देखा जाए तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इस बार किसको मिला है, तो आंग शुआंग जी के साथ साथ में जो लिन किंग है, ठीक है, इन दोनों को मिला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। किताब का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, किस किताब के लिए दिया गया है, तो ताइवान ट्रैवलॉग के लिए दिया गया है। देखते हैं कहानी जो है ये, इस किताब में जो ताइवान ट्रैवलॉग है इस किताब की कहानी बेसिकली क्या है, तो कहानी वर्ष 1938 की पृष्ठभूमि पर आधारित है जिसमें जापानी उपनिवेश रहे ताइवान में दो महिलाओं के बीच संबंध और भोजन संस्कृति को दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए दो महिलाएं थी, उनके बीच संबंध, यानी कि उनकी देखा जाए तो दो महिलाएं थी, उनकी लव स्टोरी थी, उस लव स्टोरी को यहाँ पर दिखाया गया, दर्शाया गया है। ठीक है, यह मंदारिन चीनी में अनुदित पहली कृति बनी है जिसने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। इसी वजह से देखा जाए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक, कि मंदारिन भाषा से, ठीक, अंग्रेजी भाषा में अनुवादित पहली पुस्तक कौन सी है जिसने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है, तो उस किताब का नाम याद रखिएगा, ताइवान ट्रैवलॉग। चलिए देखते हैं पुरस्कार की घोषणा 19 मई 2026 को लंदन के टेट मॉडर्न में आयोजित समारोह में किया गया। विजेता लेखिका और अनुवादक को संयुक्त रूप से 50,000 पाउंड पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए ये एक किताब के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा, जो ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है बेसिकली किताब के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर जो लेखिका और अनुवादक दोनों होते हैं उन दोनों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है संयुक्त रूप से। ठीक, आगे देखते हैं अपनी अंतिम खबर क्या है। आर्सेनल 22 वर्ष के बाद बना इंग्लिश प्रीमियर लीग का चैंपियन। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा आर्सेनल जो है ये इंग्लिश प्रीमियर लीग का चैंपियन बन गया है 22 सालों के बाद। ठीक, देखा जाए मैनचेस्टर सिटी और बोर्नमाउथ के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रा रहा। और इसके बाद देखा जाए आर्सेनल जो था ये पदक तालिका में अजेय बढ़त बना ली, जिसके कारण से देखा जाए 22 सालों के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग आर्सेनल ने अपने नाम कर लिया। क्लब ने वर्ष 2004 के बाद पहली बार प्रीमियर लीग ट्रॉफी अपने नाम की है। यहाँ पर देखा जाए 2017 के बाद यह पहला अवसर था जब मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के अलावा किसी अन्य क्लब ने प्रीमियर लीग जीता है। ठीक है, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2017 से अभी तक क्या होता था कि मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल ही जीतते आ रहे थे, लेकिन 2017 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है
कि आर्सेनल जो था इसने जीत लिया है इंग्लिश प्रीमियर लीग। ठीक, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। 22 सालों का देखा जाए सूखा भी समाप्त हो गया कि 2004 के बाद देखा जाए आर्सेनल दोबारा से इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब चलते चलते कुछ सवाल है जिन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि दुनिया का सबसे युवा राष्ट्रपति बनने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? आदित्य मिश्रा, सूर्य मिधा, रोहन मेहता या अर्जुन मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे घोषित किया गया है? ओडिशा, झारखंड, बिहार या पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3 है रेन मुंबई रेनफॉल इंडेक्स किस संस्थान के द्वारा शुरू किया जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय मौसम विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव एक्सचेंज के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल को कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी या ट्यूरिंग अवार्ड। और क्वेश्चन नंबर 5 है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? पोखरान से, श्रीहरिकोटा से, चांदीपुर से या जैसलमेर से। ठीक है, तो ये हैं 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लगातार करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। साथ ही साथ इस वीडियो की क्लास पीडीएफ पीपीटी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और एमसीक्यू आप ऐप पर जाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।